सुबह का 6:30 बज रहा था और दिन की पहली धूप की किरण सभी के घरों में घुस रही थी। दरअसल एक घर में एक महिला घर से बाहर निकलती है और अपने घर के बाहर पहुंचकर वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगती है। आस पड़ोस के लोगों को जब कान में आवाज़ जाता है, सभी लोग दौड़े दौड़े इस महिला के घर के पास पहुंचते हैं। तभी ये महिला अपने घर के अंदर सबको ले जाती है, जहाँ पर इस महिला के घर में कुछ लाशें नज़र आ रही थी। एक रूम नहीं, दूसरे रूम में भी लाश नज़र आ रही थी। इसमें 4 बच्चे की हत्या हो जाती है और साथ ही साथ इस महिला का पति का भी हत्या हो जाता है। घर में यूं माने चारों तरफ खूने खून नज़र आता है और खून की धारा बह रहा होता है। तभी इसकी खबर उसी में से किसी पड़ोसी के द्वारा पुलिस को खबर किया जाता है। थाने में सूचना दे दी जाती है। थानेदार साहब अपने दल बल के साथ पहुंचते हैं इस महिला के घर और छानबीन करने लगते हैं। तभी उनकी जो नज़र है कुछ सामानों पर पड़ता है, कुछ सबूत इकट्ठा की जाती है और इस सभी सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। पोस्टमार्टम में कुछ ऐसा रिपोर्ट निकल के आता है जिसे सुनने के बाद सभी गांव पड़ोस के लोगों को आश्चर्य में डाल देता है। यकीनन जब ये घटना आप तक पहुंचेगी और आप जब इस खबर को सुनेंगे तो आप भी परेशान रह जाएंगे। दरअसल ये घटना और ये कहानी शुरू होता है वर्ष 2017 से। वर्ष 2017 में राजस्थान का एक ज़िला है अलवर, और इसी अलवर ज़िला का से एक सटा हुआ शहर लगता है, यूँ बोले गांव लगता है, नगर लगता है शिवाजी पार्क। शिवाजी पार्क में रहने वाले बलवारी लाल सिंह जिनकी उम्र वर्ष 2017 में 40 वर्ष रहता है। इनकी एक पत्नी होती है संतोष शर्मा जिनकी उम्र होती है लगभग उस समय 32 से 35 वर्ष, और इन दोनों का कम से कम 3 बच्चे रहते हैं। इनका पहला बच्चा का नाम रहता है अमन, दूसरा हैप्पी उर्फ हिमेश, तीसरा अनुज। पहला बच्चा का उम्र रहता है 17 साल, दूसरा का रहता है 15 साल, तीसरा का रहता है 12 वर्ष। साथ ही साथ इस घटना में एक भतीजे का भी हत्या हुआ था। बलवारी लाल सिंह की और साथ ही साथ इनके 3 बच्चे और एक भतीजा, मतलब टोटल यहाँ पर 4 से 5 शव घर से मिलता है और 5 की हत्या हो चुकी थी। 2023 का राजस्थान प्रदेश का जिला जज एक फैसला सुनाते हैं और फैसला आता है वो 2023 के नवंबर महीना में, और उस फैसले में ये कहा जाता है कि जो भी इसके दोषी हैं उन्हें आजीवन कारावास का सज़ा सुनाया जाता है। लेकिन इसके दोषी रहते कौन हैं? पुलिस के द्वारा जो चार्जशीट और 77 गवाहों का फैसला में जजमेंट होता है, उस जजमेंट का आधार पर इस कहानी का प्रारूप आपको सुनाया जा रहा है। ये कहानी शुरू होता है वर्ष 2016 से। यूँ कहें कि 1999 में संतोष शर्मा और बलवारी लाल सिंह का शादी होता है वर्ष 1999 में। वर्ष 1999 से सब कुछ ठीक ठाक रहता है इन दोनों का, और दोनों का संतान पैदा होता है 3। जो पहला बेटा 17 वर्ष का हो जाता है, दूसरा 15 वर्ष का और तीसरा 12 वर्ष का रहती है। तभी ये लोग शिवाजी पार्क के नज़दीक एक भाड़े का घर लेते हैं और भाड़े के घर में अपनी ज़िंदगी को वर्ष 1999 से शुरू करते हैं। वहीं पर जो संतोष शर्मा के का जो पति होते हैं बलवारी लाल सिंह, ये कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइज़र का काम किया करते थे। शुरुआत दौर में चूँकि ज़्यादा खर्चा नहीं था तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, कोई पैसे का उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, हस्बैंड वाइफ रहते हैं और सब कुछ मज़े में चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे परिवार जब बढ़ता है, बच्चे होते हैं और बच्चों में खर्चा बढ़ता है तो पैसे की कुछ कमी होने लगता है। उसी बीच जो संतोष शर्मा होती हैं अपने पति का
कमाई से खुश नहीं हो पाती हैं, उनके पास पैसा का कुछ कमी पड़ जाता है। क्योंकि बच्चों का स्कूल का फीस, घर का खर्चा, उनके पति की प्राइवेट कंपनी में जो सुपरवाइज़र थे उनके महीने का जो वेतन आता था उसमें इनका खर्चा पूरा नहीं होता था। तभी संतोष शर्मा एक अच्छी खासी पढ़ी लिखी भी थी, होशियार भी थी, और उसे सबसे बड़ी बात कि जूडो कराटे आता था। जूडो कराटे, वो ताइक्वांडो में मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग ले चुकी थी और उससे बहुत अच्छी तरह से वो निभाती भी थी। तभी अपने पति से बातचीत करके वह एक उसी एरिया में मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देने लगी और धीरे धीरे एक स्कूल में उसकी पोस्टिंग हो जाती है। स्कूल में बच्चों लोग को वो मार्शल आर्ट का ट्रेनिंग देती थी, मार्शल आर्ट के बारे में सिखाती थी। वहीं पर सिखाते सिखाते एक टीचर होते हैं, वो भी प्राइवेट टीचर थे, उनसे इनका संपर्क हो जाता है और उस टीचर का नाम होता है हनुमान प्रसाद। हनुमान प्रसाद से इनकी दोस्ती हो जाती है और दोस्ती इस कदर होती है कि यूँ कहें कि दोनों आपस में जीने मरने की सपने देखने लगते हैं। और इसी बीच में दोस्ती धीरे धीरे प्यार मोहब्बत में बदलता है और प्यार मोहब्बत धीरे धीरे रिलेशनशिप में बदल जाता है और अब जीने मरने का कसम खा लेते हैं। 2016 से वो लोग का दोस्ती हो जाता है और 16 से दोस्ती होते होते अब चूँकि फैसला आ चुका था कि अब जो संतोष शर्मा का जो पति होते हैं बलवारी लाल सिंह, संतोष शर्मा का अब अपने पति के साथ थोड़ा भी रहने का मन नहीं करता था। लेकिन वो अपने घर में अपने जो प्रेमी हुए है हनुमान प्रसाद, उससे मोबाइल से हमेशा बातचीत करते रहती थी और उसी के साथ गपशप करते रहती थी। ये बात उसके पति जो होते हैं बलवारी लाल सिंह कई बार उससे टोक चुके हैं। लेकिन धीरे धीरे उसका जो बड़ा बेटा होता है, संतोष शर्मा का जो बड़ा बेटा होता है अमन भी अपनी माँ को बोलता है कि माँ ये सब तुम कर नहीं रही हो, जो तुम जिस अंकल से बात कर रही हो उससे बात करना बंद कर दो। अब पहले पति की दबाव आता था, अब बेटा का भी दबाव संतोष शर्मा पर होने लगा और धीरे धीरे जो पति है वह अपने पत्नी का मोबाइल ले लेता है और उसे अपने बच्चों से नज़र बनाए रखने के लिए सभी को कहता है कि अपनी मम्मी पर ध्यान रखना, कब कब किससे क्या बात कर रही है। अब जो संतोष शर्मा थी वो पूरी तरह से घर में अकेले हो चुकी थी। केवल उसके जिम्मा खाना बनाना, बच्चों को पालना यही रह चुका था। और जब स्कूल में जाती थी वो भी जो उसके पति हैं उसे स्कूल से जाना भी मना करवा दिए थे। अब ये बात उसे संतोष शर्मा को खटकने लगी क्योंकि वो अपने प्रेमी से बातचीत नहीं कर पा रही थी, प्रेमी से मिल नहीं पा रही थी, खुलकर अपनी ज़िंदगी जी नहीं पा रही थी। और इधर उसके जो पति कमा कर लाते थे बलवारी लाल सिंह, उसे उसकी पूरी शौक़ पूरा नहीं हो पा रहा था। इसे ऐशो आराम ज़िंदगी जीने का शौक़ लग चुका था, आदत लग चुका था। और इसके जो प्रेमी थे हनुमान प्रसाद, वो एक अच्छे खासा पैसा पूंजी वाला रहता है। वो इसे उसी बीच में कई बार रेस्टोरेंट में ले जाकर खाना खिला चुका है। उसके पास अच्छी खासी पैसा थी, गाड़ी था, घोड़ा था, घर था, सब कुछ था। उसकी ज़िंदगी में वो 1 साल तक जी चुकी थी। इसलिए इसको संतोष शर्मा को आदत लग चुका था अपने प्रेमी के पैसों का। तभी ये लोग दोनों एक दिन छुप छुपा कर मिलते हैं और मिलने के बाद एक बहुत बड़ी साजिश रच देते हैं। और साजिश में अपने ही बच्चों और अपने पति के खिलाफ ये लोग ऐसी साजिश रचते हैं जिससे मानो पूरे अलवर में नहीं, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरी देश में इसकी गूंजने लगती है। दरअसल वो समय आता है 2 अक्टूबर 2017। 2 अक्टूबर 2017 को संतोष शर्मा जो होती है उसका एक नाम और भी है, संध्या। संतोष शर्मा उर्फ संध्या जो होती है अपने प्रेमी हनुमान प्रसाद से बात करती है कि आज इसे हमारे परिवार को ख़त्म कर देना है। अब कैसे करेंगे इसकी साजिश वो लोग अपने प्रेमी के साथ रचती है। अपने प्रेमी हनुमान प्रसाद को बोलती है कि रात के समय ठीक 10 से 11 बजे जब सब कुछ सो जाएंगे, गहरी नींद में रहेंगे, तब तुम आना
और मेरे पति की काम तमाम कर देना। चूंकि उसके पति उसे रोक टोक करते थे, उसके साथ ही साथ जो उसका बड़ा बेटा है अमन, जो 17 वर्ष का रहता है, उन दोनों को मारने की बात वो अपने प्रेमी हनुमान प्रसाद से करती है। इधर हनुमान प्रसाद क्या करता है कि अपने साथ 2 लड़कों को शामिल कर लेता है, अपने मित्र बोले या दोस्त बोले 2 लड़कों को और शामिल कर लेता है, और हनुमान प्रसाद और उसकी प्रेमिका संतोष शर्मा उर्फ संध्या दोनों साजिश में करीब करीब सफल हो जाते हैं। ठीक जब रात का 10:30 बज रहा होता है, उससे पहले जो संतोष शर्मा होती है अपने घर में शाम को 5-6 बजे से ही खाना बनाने लगती है, और खाना बनाने के बाद वो अपनी सिलवट एक निकालती है, जिस सिलवट पर कभी पहले काम नहीं होता था उस सिलवट पर निकालती है और चटनी पीसने लगती है। चटनी जब पीस रही होती है, उसी दौरान संतोष शर्मा की एक बहन होती है जो इसी घर में वो कुछ दिन पहले आई हुई थी रहने के लिए, अपनी बहन से मुलाकात करने के लिए, मिलने के लिए। वो पूछ बैठती है कि दीदी, आज तुम सिलवट में चटनी पीस रही हो क्या? जो मिक्सर मशीन होता है वो ख़राब हो गया है क्या? तभी बोलती है, नहीं रे, बहुत दिन तक मशीन का हम लोग चटनी पीस खाए हैं, आज सिलवट का खाओ, बहुत टेस्ट लगता है और इसमें अच्छा भी मज़ा भी आता है। और वो सिलवट पर चटनी पीस रही थी। सिलवट में चटनी पीसने के बाद रात के 10 बजे सभी को खाना देती है। खाना में जो चटनी होता है वो सभी को बराबर सबको, परिवार में सभी को वो बांट देती है। सब कोई खाना खाता है और खाना खाने के बाद ठीक 10 साढ़े 10 बजे सो जाते हैं लोग। अब इधर संतोष शर्मा क्या करती है कि जैसे ही उसको नींद आता है, सभी परिवार को वो अपने प्रेमी के लिए दरवाज़ा खोल देती है, और जैसे ही प्रेमी अंदर घुसता है, अंदर घुसने के साथ साथ प्रेमी के साथ जो हनुमान प्रसाद होता है उसके साथ 2 लड़का और रहता है, ये लोग सब अंदर घुस जाते हैं। और अंदर घुसने के बाद अपने प्रेमी के साथ सबसे पहले वो घुसती अपने पति के रूम में उसे भेजती है, जहाँ पति के साथ उसका बड़ा बेटा भी बगल में सोया हुआ रहता है। और ये लोग इतने गहरे नींद में थे कि किसी को कोई भी कानो कान पता नहीं चलता। तभी उसका जो प्रेमी और उसके जो 2 भाड़े के लड़के थे वो उसके रूम में घुसते हैं, और पति की कोई पैर दबाता है, कोई हाथ दबाता है, और एक लड़के लोग चाकुओं से उसके गला को काट देते हैं। जैसे ही चाकू से काटा जाता है, उसकी ब्लड की धार इतनी तेज़ होती है कि ब्लड की धार उसकी जो बगल में उसका बेटा सोया हुआ था अमन, जो 17 वर्ष का रहता है, उसके मुंह पर, उसके गालों पर धार जा गिरता है। उसके कारण अमन की नींद खुल जाता है, और जैसे वो अमन देखता है कि मेरे पिता के साथ कुछ लोग गलत कर रहे हैं, उसकी हत्या कर रहे हैं, वो कुछ बोल पाता, अपने पिता को बचाने का कोशिश कर पाता, तब तक ये दोनों लड़का उठ करके अमन के पास चले जाते हैं और अमन को गर्दन दबाकर उसकी भी गला रेत कर हत्या कर देते हैं। इस प्रकार बाप और बेटे की हत्या इसी रूम में हो जाता है। अब वो लोग जैसे ही इनकी हत्या कर देते हैं, उस रूम से ये लोग निकलने की कोशिश करते हैं। बाहर बरंडे के पास 3 बच्चे सोए हुए रहते हैं। संतोष शर्मा का खुद 2 बच्चा वहाँ सोया हुआ रहता है, और एक बच्चा उसकी जो बहन होता है उसका एक बच्चा रहता है, वो सोया हुआ रहता है। 2 बच्चा इस संतोष शर्मा का और एक उसकी बहन का बेटा वहाँ सोया हुआ रहता है। उसी दौरान जो मुजरिम होते हैं, जो हत्या करने आए थे, हनुमान प्रसाद और उसके भाड़े के 2 लड़का, उन दोनों का पैर उस बच्चों से टकरा जाता है, और बच्चे से टकराने के बाद बच्चों की नींद खुल जाता है, कुछ आवाज़ लगाते हैं। तभी संतोष शर्मा जो होती है वो अपने प्रेमी हनुमान प्रसाद को बोलती है कि इन लोगों ने देख लिया है, ये सबूत बन जाएंगे, इसे भी ख़त्म कर दो, इन सभी बच्चों को मार दो। ये सुनने के बाद हनुमान प्रसाद के हाथे तो थोड़ा देर के लिए रुक जाता है, और वो पूछता है कि ये तुम्हारे छोटा बच्चा है, पहले बच्चे को तो मार दिया हम लोगों ने, क्या इसे भी मार दें? वो बोलती है कि मार दो, अन्यथा ये लोग हम लोग को सबूत के तौर पर फंसा देगा और हम लोग ज़िंदगी भर जेल में चले जाएंगे। अब सोचिए कि एक माँ का पहला बेटा मर चुका है, वो उसे मरवा चुकी है, अपने पति को मरवा चुकी है, जो 2 बच्चे थे इसका और एक इसकी बहन का बेटा था, उसे भी ये मार कर
मारने के आदेश देती है अपने प्रेमी को, और प्रेमी सुनने के बाद, अपने प्रेमिका की बात को सुनने के बाद उन तीनों को गला रेत दिया जाता है। तीनों बच्चा वहीं पर खत्म हो जाता है। अब जो इस तीनों बच्चा का जो माँ होती है, मौसी, वो चूँकि दूसरे रूम में सोई हुई थी और सभी बच्चा एक जगह सोए हुए थे और ये लोग एक जगह सोए हुए थे, इसलिए मौसी को घटना का खबर पता नहीं चलता है। अब वो जब सुबह सुबह होता है तब इसकी घटना सबको मालूम होता है। इसी बीच में संतोष शर्मा क्या करती है कि जो भी हत्या के समय खून की धारा और ब्लड चारों तरफ फैल चुका था, उन सभी को ये रात भर साफ करती है। और जब पूरी तरह से साफ हो जाता है तब इसकी सूचना जाकर अपने आस पड़ोस के लोगों को बाहर में हल्ला करके दिखाती है और बुलाती है सबको, ताकि सबको ऐसा लगे कि ये घटना रात में चोरों के द्वारा की गई है, किसी बदमाश के द्वारा की गई हो, इसमें हम कहीं भी शामिल नहीं हो। तभी आस पड़ोस के लोग आते हैं और पुलिस को खबर करते हैं, लेकिन पुलिस को हमेशा ये शक रहता है कि सभी की हत्या होती है, केवल इस घर में दो ऐसे सदस्य थे जिनकी हत्या नहीं हुई, एक संतोष शर्मा, एक उसकी बहन। सबकी हत्या होने के बाद ये दोनों जिंदा कैसे बच जाएंगे? अगर किसी को मारना होगा, कोई चोर बदमाश को मारना होगा, लूटने वाला आएगा, तो इन दोनों को कैसे छोड़ देगा? सभी को जब मारेगा तो सबको मारेगा। पुलिस की शक इस पर जाता है संतोष शर्मा पर। वहीं पर जो इसकी बहन होती है वो रो रो कर चिल्ला रही थी कि हत्यारी यही है, इसी ने कुछ करवाया है। पुलिस के समक्ष वो बोलती है, शाम को जब खाना बना रही थी तब हमारी बड़ी बहन कुछ चटनी पीस रही थी और हम लोग को ऐसा लगा सोने के बाद कि गहरी नींद में हम लोग सो गए। इतनी गहरी नींद में पहले कभी नींद नहीं आया। आज के दिन ऐसा क्या हम लोग खाएं कि जिसमें नींद हमारा टूटा ही नहीं और इतना बड़ा घर में कर्मकांड हो गया, लेकिन किसी का नींद टूट नहीं रहा था। तभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ उसमें ये खुलासा होता है कि संतोष शर्मा जो थी वो सभी की खाना में नींद की गोली डाली थी और उसी चटनी में नींद की गोली पीस दी थी और वो चटनी सबको बराबर बराबर बांटी थी, जिसके चलते सब बेहोश होकर सोए हुए थे और इसी बेहोशी में ये घटना को अंजाम दिया गया। पोस्टमार्टम में ये क्लियर हो गया था कि नींद की गोली दी गई। अब पुलिस के द्वारा जांच पड़ताल में जब पूछा गया संतोष शर्मा से, तो ये अपने आप को पाक पवित्र बता रही थी। ये बोली थी, इस घटना से मेरा कोई अंजाम, कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, ये घटना चोरी का है, डकैती का है। घर से मेरा, पुलिस को बता रही थी कि मेरा पैसा कौड़ी भी चोरी हुआ है। और चूंकि हमारे पति जो थे उनका एक बड़ा भाई था, वो लोग प्रॉपर्टी के लिए बात कर रहे थे। हमारे पति जो है इनका अच्छे खासा प्रॉपर्टी है, ये ज़मीन खरीद के रखे हुए हैं और वो ज़मीन का लेकर हमारे जो पति थे उनके बड़े भाई बार बार हिस्सा मांग रहे थे। हो ना हो कहीं इनके बड़ा भाई का द्वारा ये सब की गई घटना है। पुलिस भी इस बात से असमंजस में पड़ जाती है और पुलिस जब इसके बड़े भाई को बुलाया जाता है तब बड़े भाई से पूछा जाता है। बड़े भाई इस सारी बात से इनकार करते हैं और अपनी सफाई में पूरी तरह से ईमानदारी से पुलिस को हर बात बताते हैं। तभी अब पुलिस मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया जाता है, मोबाइल की लोकेशन पता की जाती है, किस किस से मोबाइल से बात हुई थी, वो सारी बात से अवगत होती है पुलिस। और उसी दौरान ये पता चलता है कि मोबाइल से एक सिम है जिस पे सिम का नाम रहता है हनुमत प्रसाद, उसे ये कई महीनों से लगातार बात कर रही है और उसी दौरान इन दोनों का बीच में बातचीत हो रहा होता है। अब जब हनुमत प्रसाद को पकड़ा जाता है तो हनुमत प्रसाद भी कुछ बताने से इनकार करता है, लेकिन हनुमत प्रसाद को जब पुलिस की मार पड़ने लगती है तब वो अपने आप को असुरक्षित समझता है और वो बोलता है कि हाँ सर, हमने इस गुनाह में शामिल थे। और हनुमत प्रसाद सारी बात को स्वीकार कर लेता है कि जो संतोष शर्मा थी उसका और मेरा संबंध वर्ष 2015 से ही चल रहा था, लेकिन वो अपने पति की कमाई से खुश नहीं होती है
और वो हमारे पास सड़ जाती है। इसी बीच में हम लोगों ने, हमारी दोस्ती हुई, दोस्ती के बाद प्रेम हुआ, प्रेम के बाद संबंध बनने लगा, रिलेशनशिप में हम लोग रहने लगे। लेकिन वो अब मुझसे शादी की बात करने लगी और मैं भी शादी के लिए से तैयार हो चुका था। और इसी बीच में वो सारी साजिश रचती है और हम लोग उसको अंजाम देते चले गए। इस आधार पर पुलिस संतोष शर्मा को फिर बुलाती है और बोलती है कि तुम्हारा जो प्रेमी है हनुमत प्रसाद, उसने सारी बात को स्वीकार कर लिया है और ये देखो उसकी रिकॉर्डिंग कॉल। जब संतोष शर्मा अपने प्रेमी की सारी बात को सुनती है रिकॉर्डिंग के द्वारा, तब वो टूट जाती है और वह सारी बात को स्वीकार कर लेती है और वही बात दोहराती है जो हमने अभी अभी कहानी में बताया। इस प्रकार पुलिस सारी सबूतों को इकट्ठा करती है और जो सिलवट पर पीसा जाता है नशीला पदार्थ, वो तो पोस्टमार्टम में आ ही चुका था। अब इस आधार पर जो भी चाकू घटनाक्रम में इस्तेमाल किया गया था, उस चाकू को भी सबूत के तौर पर रखा जाता है और वहाँ पर अब अदालत में जब फैसला होता है तो जो पुलिस होती है वो अपनी पूरी कड़ाई से सब सबूत को पेश करती है और 77 गवाहों का बयान लेती जज साहब के समक्ष पेश किया जाता है, जिसमें अंततः वर्ष 2023 में नवंबर महीने में जज साहब के द्वारा फैसला आता है कि जो संतोष शर्मा हैं वह दोषी करार दी जाती हैं और इसे आजीवन भर जेल में रहने की आदेश सुनाई जाती है। जब तक इसकी सांसें न छूट जाए वो जेल में रहेगी। और यही फैसला उसके प्रेमी हनुमत प्रसाद को भी दी जाती है और साथ ही साथ हनुमत प्रसाद पर 1.5 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया जाता है और संतोष शर्मा के ऊपर 50 लाख रुपये की आर्थिक दंड लगाई जाती है। उसके जो दोनों भाड़े के टट्टू थे उसको भी जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। अब इस प्रकार संतोष शर्मा अपने प्रेमी के साथ जीवन भर जेल की सलाखों के पीछे हैं। लेकिन ये जो घटना हुआ था, इस दर्दनाक घटना पर पुलिस को शुरू से ही शक हो चुका था। आखिर सबकी हत्या होती है, सब वहाँ मारे जाते हैं, लेकिन संतोष शर्मा अकेले बच जाती है। पुलिस को शुरू से ही शक था, लेकिन संतोष शर्मा अपने माइंड को इतना पीसफुल रखी थी, इतना स्ट्रांग रखी थी कि वो पुलिस के हाथों चढ़ ही नहीं रही थी। अपनी सफाई में इतनी सुंदर से बात को रखती थी कि पुलिस को शक होते हुए भी इसे शुरू में अरेस्ट नहीं कर पा रहे था। और जहाँ तक संतोष शर्मा की एक बहन थी, वो पुलिस के सामने सारी बात को रखी थी और अपनी गवाही भी दी थी। और गवाही में ये साफ साफ जज के सामने बोली थी कि जज साहब, घटना के दिन हमारी जो बहन है वो नशीला पदार्थ मिलाकर चटनी में पीसी थी और चटनी में पीसने के बाद सभी को सर्व की थी, सभी को खिला दी थी, जिसके चलते सभी बेहोश होकर पड़े हुए थे और उसी बेहोशी में इसने सबकी गला कटवा दी। इस प्रकार अब मुजरिम और जेल के सलाखों के पीछे जिंदगी भर रहेगा। अब इन दोनों का वकील जो है इस जवाब से, इस फैसले से संतुष्ट नहीं है और दोनों हाई कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। नमस्कार।